अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IT एल्यूजन। और आज की इस क्लास के साथ मैं हूं आपका मेंटोर आमिर तनवीर। और आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको छोटी छोटी चीज़ें बता चुका हूं रिगार्डिंग सिलेक्शन टूल। इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊं समझाऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सिलेक्शन टूल का वो काम जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताना भूल गया। जी, हम सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैं अपना इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। रेक्टेंगल टूल के ज़रिए शिफ्ट प्रेस करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। सो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। आप देख रहे होंगे कि मैं जब भी किसी बाउंडिंग बॉक्स के पास अपना एरो लाता हूँ तो आपको एक टिल्ड एरो नज़र आ रहा होगा। जब ये एरो शो हो रहा हो तो आप क्लिक करके ड्रैग करें तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। आप फ्रीली कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्क्वायर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सिमेट्री के साथ मूव करें, रोटेट करें 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एंड सो ऑन, तो आप रोटेट करते वक्त शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। तो आप देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को आप 45 एंगल के डिफरेंस के साथ रोटेट कर पा रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ना बता सका। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारा सिलेक्शन टूल, ब्लैक एरो, और इसके बिल्कुल नीचे आपको एक वाइट एरो नज़र आ रहा होगा जिसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं। आज हम कुछ शेप्स जैसे लाइन, आप उसे पाथ भी बोल सकते हैं, स्क्वायर और सर्कल को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखेंगे, उस पर ग्रिप हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट टूल है। मैं इधर क्लिक करता हूँ। अब लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक, आप जस्ट अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करें, यहाँ आपसे लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी कि लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, लाइन फिल होनी चाहिए या सिर्फ पाथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर द टाइम 50 mm कर देता हूँ क्योंकि हमारा यूनिट मिलीमीटर्स में चल रहा है। और ओके करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आ गई। मैं ज़रा सा लाइन पे जूम करूँगा। तो जूम कैसे करेंगे, हमारे पास जूम करने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं। एक, यहाँ पे हमारे पास है जूम टूल। जूम टूल की शॉर्ट की है Z। आप अपने कीबोर्ड से Z का बटन प्रेस करके जूम टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जूम टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरह क्लिक करके ड्रैग करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जूम कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखें। आप देख सकते हैं कि आपके मैग्नीफायर में माइनस का बटन बन चुका है, मतलब आप जूम आउट, मतलब आप अब जूम आउट कर सकते हैं। आपने आल्ट का बटन रिलीज़ नहीं करना। जैसे ही आप आल्ट का बटन रिलीज़ करेंगे तो आप जूम इन पे आ जाएंगे। तो मैं आल्ट का बटन प्रेस करते हुए जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्ट जूम आउट हो रहा है। उसके अलावा जूम करने का एक और तरीका, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो आप किसी भी आर्ट वर्क को जूम इन कर सकते हैं, मतलब जूम कर सकते हैं। और अपने व्हील को अगर आप नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो आप अपने आर्ट वर्क को जूम आउट कर रहे होंगे। अच्छा, तो पाथ क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इलस्ट्रेटर इज़ मच मोर लाइक ज्योमेट्री। और आपने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी होगी और उसमें एक टॉपिक लाइन सेगमेंट भी पढ़ाया गया होगा। नाउ लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो इलस्ट्रेटर में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लाइन सेगमेंट की।
और जो 2 एंड पॉइंट्स थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्ट्रोक और फिल दोनों रिमूव कर देता हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये इसका फिल है जो कि पहले से नन है, और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से इस बटन से नन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे 2 छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे वही एंड पॉइंट्स हैं। इन्हें हम इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, और इन 2 एंकर पॉइंट्स के दरमियान आपको एक बारीक सी ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी जिसे हम पाथ बोलते हैं, और इसी पाथ से तमाम वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं। और याद रखिएगा कि आप व्यू में जाके अपना स्मार्ट गाइड ऑन कर लें। यहाँ पे ये चेक लगा होना चाहिए, ये देखें अभी मैंने इसका चेक हटा दिया, आपका यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक आ गया। अब ये स्मार्ट गाइड क्या करता है, आपको इलस्ट्रेटर कंटिन्यूस गाइड कर रहा होता है कि आपका कर्सर इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। लाइक मैं अपने कर्सर को यहाँ पाथ पे लेके आता हूँ तो आपको एक छोटा सा पिंक कलर में पाथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बता रहा है कि मेरा कर्सर इस वक्त पाथ पे है। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एंकर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये एंकर है क्या, इंग्लिश ज़बान में एंकर लंगर को बोलते हैं, जहाज़ का लंगर, मतलब लंगर जहाज़ को रोके रखता है। इसी तरह टीवी में एंकर एक एंकर पर्सन होता है जो अपनी ऑडियंस को उस शो पे, उस चैनल पे रोके रखती है। इसी तरह यहाँ पे एंकर, ये 2 एंकर पॉइंट्स एक लाइन को, एक पाथ को अपने जगह पे रोके हुए हैं। अब आप गौर से देखें, मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर फिल हो गया और ये अनफिल्ड है, मतलब ये वाला एंकर पॉइंट इस टाइम सिलेक्टेड है। अभी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल बारीक सी लाइन है, तो मैं इसका स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रोक का कलर नज़र आ रहा होगा, मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये स्ट्रोक आ गया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या फ़ायदा है कि मैं इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि अब लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इसी तरह मैं जूम आउट करता हूँ और इस लाइन को रिमूव करके यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे जूम करूँ तो आपको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। मैं इसे जूम आउट करता हूँ और सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको छोटे से सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे हर एंकर पॉइंट के साथ। और अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर का कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको ये सर्कल नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये फीचर अडोबी इलस्ट्रेटर के सीसी वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो मैं सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हुए उसके बाद इस सर्कल पे क्लिक करके इसे अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल या आप स्क्वायर बोल सकते हैं बना लिया। एक्चुअली ये सर्कल करता क्या है, आपके कॉर्नर्स को कर्व देता है। सो हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये नहीं है, हमारा टॉपिक है एंकर पॉइंट। तो मैं इस स्क्वायर के एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ये देखें यहाँ मूव करता हूँ, और इसी तरह इसको कहीं और। इसी तरह हम हर एंकर पॉइंट को इंडिविजुअली कहीं भी मूव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हमारी शेप बिल्कुल मुख्तलिफ बन चुकी है, एक डिफरेंट शेप बन चुकी है। और कंट्रोल जी करता हूँ तो एक्चुअली ये एंकर पॉइंट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स, जिनकी मदद से आप अपनी बॉडी को मूव और बेंड कर सकते हैं। इसी तरह इन एंकर पॉइंट्स यूज़ करते हुए हम इस शेप को बेंड और मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूं
ना कि किसी एंकर पॉइंट को। इस पाथ को सिलेक्ट करके मूव करूं तो बस मेरी एक पाथ मूव हो रही है। इसमें कॉर्नर बिल्कुल नहीं है। इसमें कॉर्नर कैसे लाएंगे ये हम बाद में देखेंगे। इससे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शेप्स बना सकते हैं, आर्ट्स बना सकते हैं। तो मैं इस स्क्वायर को फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक नया स्क्वायर बनाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसकी कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके। याद रखिएगा आपकी स्मार्ट गाइड जोन होनी चाहिए। ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कॉपी लेता हूँ, इसी तरह बिल्कुल इसके ऊपर और इसी तरह बिल्कुल इसके ऊपर एक कॉपी लेता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए ही कॉपी लें, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपके सारे एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट होने चाहिए। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इस स्क्वायर के ऊपर वाले 2 एंकर पॉइंट्स, मतलब ये कंप्लीट पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और बॉक्स को कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ। इसी तरह इस स्क्वायर के भी ये 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हुए इन्हें यहाँ पे लाता हूँ। याद रखिएगा मैंने कोई की प्रेस नहीं की, ना शिफ्ट। और इसी तरह इधर से भी मैं ये सारे एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हमने कितने एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए हैं? 4, 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, और इन्हें भी इधर मूव करता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि हमने एक बॉक्स बना लिया। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए देखें ये कहीं भी मूव कर रहा है, आपका हाथ भी हिल सकता है। तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका साइज छोटा कर देता हूँ। और इसी तरह अभी मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ तो इसीलिए आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रिसाइज नहीं कर पाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा किया है और इसे उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ जी। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक प्यारा सा बॉक्स डिज़ाइन कर लिया विद कैप। और अगर आप चाहते हैं कि इस बॉक्स की हाइट ज़्यादा करें तो नीचे वाले सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करें। ये देखें आप अपने बॉक्स की लेंथ को बड़ा कर सकते हैं और इसी तरह आप छोटा भी कर सकते हैं, या आप ऊपर वाले सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आपके बॉक्स की हाइट बड़ी हो जाएगी। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करता हूँ। अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ नहीं रही। इसकी सारी प्रपोर्शंस, एंगल्स आउट हो चुके हैं। ये एक किस्म के एक ही एंगल पे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये अभी भी वो ही शेप्स हैं जो हमने पहले यूज़ की थी, जो हमने पहले स्क्वायर इस्तेमाल किए थे। और आई बिलीव कि आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम इसमें कलर्स कैसे फिल करेंगे, भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले अच्छी सी आर्ट ड्राइंग करना सीख लें, इलस्ट्रेशंस बनाना सीख लें, फिर हम कलर भी करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, डोंट वरी। तो मैं फ़िलहाल रिकमेंड यही करूँगा कि आप अभी वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक के साथ इलस्ट्रेशंस पे काम करें, आर्ट पे काम करें, ताकि आप कलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो।
एक और चीज़ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अभी भी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं जो हमने पहले यूज़ की हैं। तो अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँ, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा और इन्हें ग्रुप करूँगा। अब यहाँ पे 2-3 तरीके हैं ग्रुप करने के। एक ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप पे क्लिक करें, या आप इसके लिए इसकी कमांड Ctrl+G इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ग्रुप नज़र आ रहा होगा और ग्रुप पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूँ। तो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं शेप को बिल्कुल साइड पे रखता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उसे ड्रैग करें और उसके अलावा दूसरा आप सिंगल क्लिक करें और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं, सर्कल की विड्थ, हाइट। तो मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास सर्कल आ जाएगा। मैं इसे डल करता हूँ, सिलेक्शन टूल से इसे साइड पे रखता हूँ और इसी तरह एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 तरीके होते हैं शेप को ड्रॉ करने के, एक ये तरीका और दूसरा मैं यहाँ पे एक शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये, और इसे जूम करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए ये चीज़। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि इन दोनों शेप्स में क्या चीज़ कॉमन है। बिल्कुल यहाँ पे एक तो सेंटर पॉइंट कॉमन है जो कि हर शेप में होता है, और इसके अलावा क्या चीज़ कॉमन है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 एंकर पॉइंट्स हैं। इसी तरह स्क्वायर में भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, लेकिन शेप बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं है और यहाँ पे कर्व है। अगर आप इस सर्कल के किसी पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे एक हैंडल नज़र आ रहा होगा। इलस्ट्रेटर की ज़बान में इसे हैंडल्स बोला जाता है, कुछ अलग सॉफ्टवेयर में इसे बेजियर पॉइंट भी बोला जाता है और कुछ लोग इसे कर्व हैंडल भी बोलते हैं, और इसी तरह ज्योमेट्री में इसे टेंजेंट्स बोलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे जो मर्ज़ी बुलाएं। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, एक ये राइट साइड पे और दूसरा लेफ़्ट साइड पे। ये राइट साइड वाला हैंडल आपकी इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है और इसी तरह लेफ़्ट वाला इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मूव कर दूं तो आप देख रहे हैं कि आपकी शेप चेंज हो रही है। मैं इसे Ctrl+Z करता हूं और इसी तरह मैं सर्कल पे आता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे टेंजेंट ऐड करूं, कर्व हैंडल ऐड करूं, ये हैंडल्स ऐड करूं। तो यहाँ आप आएँ तो यहाँ पे एक पेन टूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके रखें तो इसके नीचे एक लास्ट में एंकर पॉइंट टूल नज़र आ रहा है। तो मैं इस एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे एक कर्व हैंडल ऐड कर लिया। आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। आप अगर शिफ्ट प्रेस करके रखें तो आप देख रहे हैं कि एक सिमेट्री के साथ ये मूव कर रहा है लाइक
दिस। और हाँ, इसी तरह अगर मैं इस स्क्वायर पे आता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ और एंकर पॉइंट के ज़रिए, और जो यहाँ पे कर्व मौजूद है इसे रिमूव कैसे करते हैं, सिंपली आप उस एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करें तो आपकी ये कर्व रिमूव हो जाएगी। और इसी तरह मैं इधर से भी रिमूव करता हूँ और ये कर्व भी रिमूव करता हूँ, और गेस व्हाट, हमारे पास स्क्वायर आ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल में 4 एंकर पॉइंट्स थे और वो कॉमन चीज़ है दोनों में। अगर हम इस सर्कल के कर्व्स रिमूव कर देंगे तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इसी स्क्वायर में हम अगर कर्व ऐड कर देंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। मैं कंट्रोल C करता हूँ और अभी मैं बात कर रहा था कि हम किसी भी शेप में एंकर पॉइंट कैसे ऐड करते हैं। तो मैं पहले तो ये शेप्स रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। अब इसमें एंकर पॉइंट ऐड कैसे करते हैं, और मैं इस पेन टूल में जाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल जो कि एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, बेसिकली आपको इन 2 टूल्स की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पेन टूल ही ये सारे काम कर लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पेन टूल के साथ एक स्टेरिक का आइकन नज़र आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट पे आता हूँ तो मेरे इस स्टेरिक की जगह माइनस का आइकन आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली और ये एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा, पाथ क्लोज रहेगा और हमारी शेप चेंज होगी क्योंकि हमारा एक एंकर पॉइंट कम हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करूँ कोई, तो मैं अपने कर्सर को किसी भी पाथ पे लेके जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का आइकन स्टेरिक की जगह आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड करूँ। तो आप देख रहे हैं कि मुझे ये स्मार्ट गाइड बता रही है कि इस वक्त मैं सेंटर में। तो मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, उसके लिए मैं शॉर्ट की A भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक शील्ड की तरह का एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ और इसे नीचे की तरफ मूव करता हूँ और एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसे कर्व करता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास एक कमाल की शेप बन गई। मैं इसे भी एक मरतबा साइड पे रखता हूँ। तो हम एक और आर्ट बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक ओवल बनाता हूँ, एक अंडा। बिल्कुल अंडा ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसे अंडा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें नीचे की तरफ करता हूँ तो ये देखें हमारा अंडा बन गया। मैं इसे भी साइड पे करता हूँ। तो मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे और इस बार हम एक आम बनाएंगे। आम का भी मौसम आ रहा है तो मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसे बाहर की तरफ बड़ा करता हूँ मुझे, क्योंकि आम ऊपर से थोड़ा सा बड़ा चाहिए। और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं और इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ और इस बात को ऐसे
इसी तरह ये हमारे पास एक आम की शेप बन गई। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से छोटा करता हूँ क्योंकि इट्स नॉट लुकिंग कूल। और मैं इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो हमारे पास ये एक आम की शेप बन गई। डोंट वरी, अभी हम डिटेल्ड ग्राफिक्स में काम नहीं कर रहे, हम बेसिक शेप्स को लेके कुछ टूल्स पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं एक और सर्कल आता हूँ और एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसकी कर्व रिमूव करता हूँ और इस तरह इधर की भी कर्व रिमूव करता हूँ और सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके छोटा करता हूँ और उससे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और ये आपके पास एक पत्ता बन गया। तो ये रही हमारी आम की शेप। ज़्यादा मज़े का नहीं बना, लेकिन अभी हमें इसी पे गुजारा करना होगा जी। ये बिल्कुल कार्टूनिश और बच्चों वाली चीज़ें हैं। आप कहेंगे कि बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें बना रहा हूँ। जी बना रहा हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल हैं बिगनर्स के लिए। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं इसे मैंगो को साइड पे फॉर द टाइम रखता हूँ और कुछ और बनाते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा ओवल। मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज़ ठीक है। मैं यहाँ पे इधर जूम करता हूँ इसे। ये मेरा कह लें ग्रेप्स बनाना चाह रहा हूँ, तो ग्रेप्स का ऑलिव ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप इसे ग्रेप्स ही समझें और चला लें। मैं क्विक हेल्प लूँगा यहाँ से आर्च टूल। आर्च टूल क्या करता है, बहुत ही छोटा सा टूल है, आपको एक आर्च बना के देता है। तो मैं यहाँ पे एक आर्च बनाता हूँ, डंडी। तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। मैं इसे जूम करता हूँ। एक और चीज़, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ छोटा सा। जूम आउट करता हूँ। अब मैं इस ग्रेप्स के सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी कमांड यूज़ करते हुए, और इसकी एक कॉपी लेता हूँ इस तरह, और इसे थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देता हूँ। और इसी तरह इसकी अगेन एक कॉपी लेता हूँ और इसे थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देता हूँ और इन्हें मैं इकट्ठा कर देता हूँ। बेसिकली मैं एक बंच बनाना चाह रहा हूँ ग्रेप्स का। तो मैं इसे और रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ और इसे जूम करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ क्लियरली अपने आर्ट को। मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ और रोटेट करते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें कि मेरा ये ग्रेप पीछे चला गया। एक चीज़ और कि अब मैं इस ग्रेप को फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो इसका तरीका ये है कि मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे अरेंज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड,
सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। सेंड बैक क्या करता है कि आपके आर्ट को सबसे पीछे भेज देता है, और इस तरह ब्रिंग फ्रंट क्या करता है, आपके आर्ट को सबसे फ्रंट पे ले आता है। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड भी वही काम करता है, लेकिन एक स्टेप आगे लाएगा। इसी तरह सेंड बैकवर्ड भी एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। अभी देखें कि यहाँ पे 2 ग्रेप्स हैं और उन 2 ग्रेप्स के नीचे मेरा ग्रेप्स है जिसे मैं फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ। मैं पहले इसे अरेंज करता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये एक स्टेप आगे आएगा। अब देख सकते हैं कि ये एक ग्रेप से आगे आया है। मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ और इसी तरह इसे दोबारा राइट क्लिक करके अरेंज पे आता हूँ और इसे ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे कंप्लीट आर्ट के फ्रंट पे आ गया। इसी तरह मैं इसे सारे आर्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसे मुझे बैक पे भेजना है। इसी तरह अरेंज सेंड टू बैक। तो आप शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाली इस्तेमाल करते हुए इसे बैक पे भेज सकते हैं, और इसी तरह शिफ्ट कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसे फ्रंट पे ला सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ। हमारा आर्ट नीचे चला गया। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ और रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसी तरह फिर और इसे भी बैक पे भेजता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे भी हमें कुछ ग्रेप्स रखने चाहिए। मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। इसी तरह मैं दोबारा इसे नीचे कॉपी करता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसे बैक पे सेंड कर देता हूँ। मुझे इसे बैक पे नहीं चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, अरेंज में जाता हूँ, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। आई थिंक इसे भी यही करना पड़ेगा मुझे, अरेंज ब्रिंग टू फॉरवर्ड। मैं अब इसे ज़ूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि यू कैन सी इजीली। मुझे लगता है कि मुझे एक और यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। इसे बैक पे सेंड करते हैं और ये इसे छोटा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक कमाल का ग्रेप्स का गुच्छा बन गया, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो मैं इसे यहाँ पे साइड पे रखता हूँ। तो आज हमने ग्रेप्स बनाया, बॉक्स बनाया, एक एग बनाया, और लास्ट पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशली बिगिनर्स को इस पे प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो इन टूल्स को समझ सकें। बिकॉज एवरीवन नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ग्रेट, अब आपको इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल सपोर्ट दूँ। थैंक यू। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।